दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास टेंथ मतलब बोर्ड का प्रेशर। हमें प्रेशर शब्द से दूर भागने का डर करता है ना, लेकिन हमें इस डर से भागना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। अब मुकाबला करने के लिए जो हमारी मैथ सब्जेक्ट है ना, मैथ, ये हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बेस है ना, हम स्टार्टिंग से ही अगर हम डीपली पढ़ते चले और हमारा बेस अगर स्ट्रांग हो जाए तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आना पॉसिबल है। कितना? 100 आउट ऑफ 100 आना पॉसिबल है। क्यों? हमारी जो तैयारी है वो अभी से होगी और पूरी होगी तो हमारी 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएंगे। तो उसी की तैयारी की हम बूस्टर डोज लेने के लिए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आपने पहले भी पढ़ रखी है। कौन सी क्लास में? क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ रखी है? वास्तविक संख्याएं। क्लास 9th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, उसमें आपने उस चैप्टर का नाम क्या था? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपने काफी संख्या पढ़ी थी, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इस प्रकार आपने काफी संख्याएं पढ़ रखी थी। लेकिन अभी क्या वो आपको याद है? एक उम्मीद से अभी वो आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि समय के साथ साथ समय निकलता जाता है, उसी प्रकार से ये जो नंबर, ये जो चीजें हमने सीखी हैं वो भी हमारे दिमाग से निकलती बाहर चली जाती हैं। अब जब ये बाहर चली जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें हमें रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। अब जब हम इसे रिवाइज कर लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी जो क्लास 10th है ना, उसमें हमें बूस्टर डोज मिल जाएगा, क्योंकि हमें बोर्ड में कितने लाने हैं? 100 आउट ऑफ 100। चलिए पढ़ते हैं। संख्याओं का रिवीजन करना होगा तो हमें सबसे बेसिक, सबसे नॉर्मल संख्या से स्टार्ट होके जो हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है उधर तक हमें पहुंचना है। अब सबसे पहले हमारा नंबर क्या आता है? प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं। गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर अपनी क्लास में बैठे हो और आपसे सर पूछें, आपके टीचर पूछें कि क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो आपने गिनना स्टार्ट किया, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे आपने कंटिन्यू गिनते रहे और आपने बता दिया टोटल 35 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है। क्लास 10th में 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये आपने बता दिया। तो हमने जो गिनने के लिए जो संख्याओं का प्रयोग किया वो हमने किन संख्याओं का प्रयोग किया? प्राकृत संख्याएं। तो यानी प्राकृत संख्या क्या हुई? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इनका प्रारंभ 1 से होता है। कहां से? और 1 से प्रारंभ होता है और इनका अंत अनंत पर होता है, यानी ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। इनका अंत हमें निश्चित पता नहीं होता कि इनका अंत कहाँ होगा। ठीक है। अब जब हमारी प्राकृत संख्या कंप्लीट हो गई, प्राकृत के बाद हमने प्राकृत को 2 भागों में बांट दिया। किसमें? 2 भागों को। हमने सबसे ऊपर लिखा प्राकृत, अब हमने इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया, 1 और 2। पहला पार्ट का नाम रखा हमने सम संख्याएं और दूसरे का नाम रखा विषम। क्या रखा? विषम। अब सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, ये जो दूसरा नंबर पे दे रखा है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, 2 4 6 8 10 और 200, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब सम संख्याओं को हम कब तक गिनते रहेंगे कि ये 2 से, जैसे कोई भी बड़ी संख्या लिख दी हमें, जैसे ये लिख दी मान लीजिए, अब हम इसको कैसे बताएंगे कि ये सम है कि नहीं है? तो इसकी हमें एक ट्रिक बनानी होगी। क्या बनानी होगी? ट्रिक। तो मैं वो आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या ट्रिक होगी इसकी? आपको कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसके अंत में 2 4 6 8 और 0, ये 5 नंबर अगर आपको किसी भी संख्या के अंत में मिल जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो सम की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिसमें नहीं मिलते हैं
वो विषम की कैटेगरी में आ जाएंगे। आइए अब विषम संख्या पर आते हैं। विषम संख्या क्या होती है? अब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो पूर्णतः दो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो विषम की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 3। 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। इसका उत्तर आता है 1.5। ये पूरी संख्या नहीं है, ये दशमलव में आ रही है, ये आधी संख्या है, इस कारण ये किस में आ जाएगी? विषम की कैटेगरी में। यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 3, 5, 1, 7, 9, 11। अब हम कब तक गिनते रहेंगे कि ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है? इसके लिए हमने इसकी भी एक ट्रिक बनाई। जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं, वो क्या हो जाएंगे? विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर उसके अंत में कोई इनमें से संख्या आती है, 1, 3, 5, 7, 9 के बीच में से आती है, तो हम वो कौन सी हो जाएगी? वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे इसके अंत में क्या आ रहा है? 9, और ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? विषम संख्या की कैटेगरी में। ठीक है, आपको सम और विषम संख्या आ गई होगी। चलते हैं और संख्याओं पर। देखिए, अब संख्या पे आते हैं पूर्ण संख्या। अब हमें गिनती आ गई थी, हमें गिनने के लिए हमने कौन सी प्रयोग की थी? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या तो हमें समझ में आ गई, जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। लेकिन अब हमें एक चीज की और जरूरत पड़ रही थी पूरा करने के लिए, किसी चीज को पूरा करने के लिए। तो उस चीज की, किस चीज की जरूरत पड़ रही थी? तो हमें पड़ रही थी शून्य की जरूरत। किसकी? 0 की। तो हमने क्या किया? नेचुरल नंबर में शून्य को और मिला दिया। जैसे ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट थे? 1, 2, 3, 5, 6, ऐसे डॉट 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 हमारे नेचुरल नंबर चल रहे थे। इसके आगे हमने शून्य को सम्मिलित कर दिया। किसको? शून्य को सम्मिलित कर दिया, तो एक ये नई कैटेगरी बन गई जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या यानी जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद इसको हम और कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जैसे आप क्लास 9th में गए, आप अपने स्कूल में हो, आप क्लास 9th में गए, 9th A मान लीजिए, 9th A में गए, और आपके सर ने कहा भाई उसमें कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, और उसमें एक भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, एक भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे सर कि आज क्लास 9th में एक भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है? तो आप मैथ की लैंग्वेज में आप कहेंगे सर 0 स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में। कितने? 0 स्टूडेंट। इसलिए हमने जब पूर्ण संख्या बनाई तो इसमें हमने किसको इंक्लूड किया? 0 को इंक्लूड किया। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं संख्या नंबर 5वीं पर। अब संख्या 5वीं क्या आ जाएगी? पूर्णांक। ये कौन सी? पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंदर क्या होता है? ये जो हमारा पूर्णांक है, इसके अंदर क्या खास है? अब देखिए, हमारी संख्या पूर्ण हो चुकी थी 0 को मिला के, लेकिन कुछ अंक अभी भी रह रहे थे। जैसे माइनस के सभी अंक, -3, -4, -5, -6, -6, -7 आदि ऐसी संख्याएं कुछ कम पड़ रही थी। इसलिए हमने किस संख्या को ऐजाद किया? हमने जो गणितज्ञ थे बड़े बड़े, उन्होंने पूर्णांक को ऐजाद किया कि पूर्णांक जो संख्या होगी उसमें हम सभी ऋण के जितनी भी संख्याएं होंगी, हम ऋण की जितनी भी संख्याएं होंगी हम सभी को ले लेंगे। जैसे पूर्णांक संख्या 3 से मिलकर बनी होती है, जैसे हमने लिखा पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हमें 3 लाइन बनाई। अब सबसे पहले इसमें हम रखेंगे इधर ऋण की संख्याएं। कैसे? ऋण। और इसके बाद रखेंगे इधर बीच में शून्य, शून्य, और इधर रखेंगे धन की संख्याएं, पॉजिटिव, और इधर निगेटिव। अब ये स्टार्ट कैसे होंगी, इनका खत्म कैसे होंगे, इस प्रोसेस को आप समझते हैं। सबसे पहले पूर्णांक आप समझ गए हो, जिसमें ऋण, धन और शून्य सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के अंक मिल जाते हैं। अब देखिए कैसे, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्रारंभ होती हैं। किससे? माइनस अनंत से। अब माइनस अनंत से कहां से होगा? जैसे डॉट 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 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और फिर आएगा 0। मिडिल में क्या रहेगा? 0। 0 के बाद 1 + 1 + 2 + 3 एंड डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ खत्म होगा? इन्फिनिटी पर।
यानी वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्रारंभ होके प्लस अनंत पर खत्म होती हैं, कहां पर, प्लस अनंत पर खत्म होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। अब आपको ये पूर्णांक भी समझ में आ गई। अब किस संख्या का प्रयोग करेंगे? आपको लग रहा होगा कि लगभग में हमने जितनी भी संख्या क्लास 9 में पढ़ी थी वो सब हमारी रिवीजन में आ गई, लेकिन अभी कुछ संख्याएं बाकी हैं। अब उसके बाद जब हमारी पूर्णांक कंप्लीट हो गई, पूर्णांक के बाद हमारी आएंगी भाज्य संख्याएं। क्या? भाज्य तथा अभाज्य। तो सबसे पहले लेंगे हम अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा, एक तो स्वयं और एक अन्य, स्वयं के अलावा और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। किससे? अन्य किसी संख्या। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेंगे, उदाहरण के लिए लिया हमने 5। 5 स्वयं से जाएगा यानी स्वयं से विभाजित होगा, या एक से विभाजित होगा, और किसी संख्या से विभाजित हो सकता है। आप एक बार सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि या तो स्वयं से विभाजित होगा या किसी और संख्या से विभाजित हो सकता है 5। तो आप देखेंगे कि वो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे वो स्वयं से और एक के अलावा ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे वो विभाजित हो जाए। और उदाहरण ले लें हम, जैसे 3 स्वयं से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 7 स्वयं से विभाजित होगा या अदर किसी और संख्या से विभाजित होगा। आप बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे 101, ये स्वयं से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा। यानी ऐसी संख्याएं या तो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य के बाद इसका कोई उल्टा भी तो होना चाहिए, यानी इसका कोई दुश्मन तो होना चाहिए। तो उसका दुश्मन है कौन सी? भाज्य संख्याएं। कैसी? भाज्य संख्या। देखिए ये लिखा है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होगी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 4 से 4 विभाजित है, इसका उत्तर आ जाएगा 1। फिर हमने 4 से 2 को विभाजित किया, ये 2 से 4 को विभाजित किया, इसका उत्तर आ जाएगा 2। हमने फिर 4 से 4 को 1 से विभाजित किया, यानी स्वयं से तो जाएगा ही, एक से भी जाएगा, साथ में अन्य किसी संख्या जैसे 2 और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनसे भी विभाजित हो सकता है। और उदाहरण ले लें, जैसे 18 किस से विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। 18 9 से विभाजित हो जाएगा। 18 3 से विभाजित हो जाएगा। होगा वो संख्याएं जो स्वयं से तो विभाजित होती हैं और किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं समझ गए, यानी जो स्वयं से तो जाएंगी और किसी संख्या से भी चली जाएंगी, यानी विभाजित हो जाएंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या के बाद हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं? सह अभाज्य संख्या। कौन सी? सह अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं का प्रयोग आगे होगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। अब देखिए ये आता है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इससे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखिए सह अभाज्य संख्या प्राइम वो इसमें होती हैं पेयर में। पेयर यानी इनका जोड़ा होता है। इनका सबसे पहले हमें बनाना होगा एक जोड़ा। अब सबसे पहले हमने एक कोई कॉमन एक जोड़ा लिए, जैसे 5 और 3 का। अब इसमें से एक ऐसी संख्या बताइए सिर्फ एक को छोड़ के जो कि इसमें से कॉमन ली जा सके। कोई बताइए, आप सोचिए एक बारी। अगर आपको लगती है ऐसी कोई और संख्या है तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। मेरे ख्याल से इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में से कॉमन ली जा सके। तो यानी ऐसी संख्याओं का दो ग्रुप, यानी ऐसी संख्याओं का दो जोड़ा जिसमें से एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं ली जा सकती, उसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। जैसे 5 और 3 का, 9 और 8 का, इनमें से कोई चीज आप कॉमन ले सकते हैं? एक के अलावा नहीं ले सकते। आप ले लीजिए 3 5 7 का, इनमें से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपने कॉमन 2 5 और 4 का, नहीं 4 नहीं होगा इसमें, इसमें 7 का, इनमें से कोई एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है जो आप कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका पेयर होता है और पेयर में से आप कोई भी चीज कॉमन ना ले सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या के बाद आती है परमेय तथा अपरमेय। परमेय संख्या क्या होती है?
परमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। पहले लिखेंगे परिमेय। अब परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। p अपॉन q, अपॉन q क्या है, जहां p क्या है, अंश, और क्या है, q का है हर, यानी जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। और p हमने संख्या को p बटे q के रूप में लिखना होगा। और इसमें एक और शर्त है, जहां p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। p एंड q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। अब हमने दो शर्तें इसकी हो गई, p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, और अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। अब इसमें एक और शर्त होती है, q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे किसी के यहाँ कोई मतलब आप नई चीज करते हो, जैसे कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसकी शर्तें होती हैं, आपको हेलमेट लगाना होगा, आपका लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप गाड़ी को चला सकते हो। तैसे ये परमेय संख्या होने के लिए हमें क्या p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी इनका लाइसेंस हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 18 उम्र से कम के ना हो, यानी q जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, और कोई सी भी संख्या हो। और ये किसके अंदर, ये पूर्णांक के अंदर जितनी भी संख्या है वो इसके वो इन्हीं में से होनी चाहिए, p और q यही हो, और कोई संख्या ना हो। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 3/4, ये क्या हो जाएगी हमारी p, और ये क्या हो जाएगा हमारा q। और एग्जाम्पल ले लीजिए 7/8, ये क्या हो जाएगी हमारी p, और ये क्या हो जाएगा हमारा q। और एग्जाम्पल ले लीजिए 9/10, ये हमारी हो जाएगी p, और ये हो जाएगा हमारा q। और एग्जाम्पल ले लीजिए 7, 7 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कि अपरमेय संख्या, तो आप कहेंगे प्रमेय होगी। कैसे होगी, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं, और एक क्या है, एक एक पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो ये भी क्या होगी, p, और ये क्या हो गई, q, यानी जिसका कोई नहीं होता उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, और उसको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वो संख्या नंबर 10 पर, जिसका नाम क्या है, अपरमेय संख्या। क्या, अपरमेय। अब परमेय हो गई, अब उसके बाद क्या आएगी, अपरमेय। अपरमेय क्या होती है, अब जैसे परमेय में क्या था, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, अब इसमें लिख देंगे जैसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकें, p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकें। अब इसे नहीं लिख सकते, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए इसमें √2, √2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। पाई, ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। 3 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। अब आपको ये कैसे लग रहा होगा कि ये अपरमेय है, आप कह सकते हो कि √2 के नीचे भी तो हम एक लिख सकते हैं, तो ये भी p अपॉन q के रूप में हो जाएगी, और ये भी परमेय हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हमने एक चीज बताई थी, p तथा q क्या होने चाहिए थे, p और q क्या होने चाहिए थे, पूर्णांक होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे, पूर्णांक, जो कि ये हैं। ठीक है, लेकिन इसमें √2 जो है ना, वो क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको √2 नहीं मिलेगा। एक तो मिल जाएगा लेकिन √2 नहीं मिलेगा। इस कारण √2 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। √3 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। √5 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब इसमें एक और शर्त, और इसके बटे में हम शून्य भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसमें भी एक शर्त होती है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसके q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। और पाई भी किस प्रकार आ जाएगी, पाई भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि जब हम पाई का मान निकालते हैं वो रुकता नहीं है और कंटिन्यू चलता रहता है। दशमलव के बाद जैसे 3.14 के बाद ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है, इसका मान कभी रुकता नहीं है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा, इसको अपरमेय की कैटेगरी में रखा। अब ये सभी संख्याओं होने के बाद जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या। अब हम उस पे आने वाले हैं, आखिर वास्तविक संख्या क्या होती है, हम आज आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं क्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो वास्तव में हम पढ़ते हैं, यानी वास्तविक में हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं आज तक, वो सभी कैसे हैं, वास्तविक संख्या है। जैसे अब वास्तविक संख्याओं के लिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपने -3 पढ़ा, हाँ पढ़ा। आपने 4 पढ़ा, हाँ पढ़ा।
आपने 3.5 पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, आपने √2 पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, आपने √5 पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, आपने 0 पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा। यानी जितने भी नंबर आपने ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? वास्तविक संख्या के अंदर। अब वास्तविक संख्या की हम परिभाषा क्या देंगे? वास्तविक संख्या परिमेय किसमें में तथा अपरिमेय दोनों से मिलती है, मिलकर बनी होती है। और अपरिमेय दोनों से मिली हुई संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या आपको लग रही होगी इतनी इजी ही है, बस आपको नाम उसका डिफिकल्ट लग रहा था और ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा था। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, जो आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा है वही इसका रिवीजन होगा और कुछ ज्यादा खास नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट संख्या। अब वास्तविक संख्या आपने पढ़ ली, इसमें आप जान गए जितनी भी रियल में हमने वास्तव में जितनी भी संख्याएं पढ़ रखी हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। लेकिन एक है अवास्तविक संख्या। क्या थी? अवास्तविक या होगी काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। अब ये अवास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? यानी जो हमारी सपनों की हो, यानी सपनों में नहीं, जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं हो, जैसे रूट में 2 माइनस रूट में 3, यानी रूट में संख्या माइनस की आती है तो वो कैसी हो जाती है? वो काल्पनिक होती है। वो हकीकत में ऐसी संख्याएं होती नहीं है, वो सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं। जो कि क्लास 11th में अगर आप मैथ्स से पढ़ोगे तो आपका इसका चैप्टर होगा समृद्ध संख्याएं, आपको उसमें ये डीपली पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्लास 11th। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन ये जो आपने संख्याएं आपने पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, वीडियो को फिर से देख लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम उदाहरण देखेंगे वास्तविक संख्या, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसके। संख्या 4 की घात n, सबसे पहले हमें बता दिया गया 4 की घात n। ठीक है, पर विचार कीजिए, हमें इस पे क्या करना है? विचार करना है। जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या n है, n बोले तो जो 1 से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 5 और कहां तक जाए? अनंत तक जाए। तो जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, हमें n का ऐसा कोई मान ढूंढना है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। यानी किस पर समाप्त हो जाए? शून्य पर समाप्त। अब इस सवाल को हम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है? जब कोई भी संख्या दी रखी हो, जैसे मान लीजिए हमने ले ली संख्या 18 को हम तब तक तोड़ेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी भाज्य अभी क्या है? 18 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं? इसको हम 9 से भाज्य कर सकते हैं, इसको हम 3 से भाज्य कर सकते हैं, ये ऐसी, इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। लेकिन हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने इसको पहले 2 से विभाजित किया, सबसे छोटी संख्या, ये कैसी है? अभाज्य संख्या, तो इसका आ जाएगा 9। फिर हमने इसको 3 से विभाजित किया, फिर ये आ जाएगी 3, फिर हमने इसको 3 से विभाजित किया, फिर आ जाएगा 1। यानी इसके हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड। ये 3 और 2 कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, और इसको हमने किसमें डिवाइड कर दिया? अभाज्य गुणनखंड। अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए इस सवाल को करने से पहले, कि जैसे कोई संख्या होती है जो 10 पे समाप्त होती है, जो शून्य पे समाप्त होती है, सॉरी, कोई भी संख्या होती है जो शून्य पे समाप्त होती है, उसके गुणनखंड हमेशा 5 और 2 का होता है निश्चित। उसमें उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 निश्चित होता है। अगर हमें इसका निकालना है कि ये शून्य पे समाप्त होगा, तो हम इसके गुणनखंड करके देखेंगे और पता चल जाएगा ये शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये 20 किस पे? शून्य पे समाप्त हो रहा है, इसके गुणनखंड करके देखेंगे इसमें 5 और 2 मिल रहा है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले 20 लिखा और इसके अभाज्य गुणनखंड करना शुरू किया, तो पहले आएगा 10, फिर हमने 2 से किया, फिर आया 5, और ये 5 से 5 चला गया, और इसमें देखिए 5 और 2 अभाज्य गुणनखंड में मिल गए, यानी इनमें 5 और 2 मिल रहा है, इस कारण ये किस पे खत्म हो रहा है? शून्य पे समाप्त हो रहा है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम इस सवाल को करना शुरू कर रहे हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है? 4 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 5 और 2 का कॉमन फैक्टर मिल जाए, तो हम कह सकते हैं हाँ ये शून्य पे समाप्त होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 के बाद 2 इसमें बचा, और फिर हम इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 4 की घात n बराबर 2 गुणे
2 × 2 की पावर होल पावर n, यही तो हुआ। लेकिन इसके गुणनखंड में हमें 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, और 5 नहीं मिला तो हम कह सकते हैं ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप समझ गए कि ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, 4 की घात n बराबर 2, और 2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, और जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका हो जाता है गुणा, तो 4 की पावर n बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर 2n, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n, 4n बराबर 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n। अब ये आपको समझ में आया होगा और इसका कारण भी मालूम पड़ा होगा कि ये शून्य पे समाप्त क्यों नहीं होगा। अब चलते हैं उदाहरण नंबर सेकंड पर। उदाहरण नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 पेयर बना लेंगे, ये 6 के लिए हो गया और ये 20 के लिए हो गया। तो और हम इधर लिखेंगे 6 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और इसके 20 में अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और इधर निकालेंगे एचसीएफ और इसे इधर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले 6 के क्या आएंगे, 6 को 2 से करेंगे आएगा 3, फिर हम हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। इसके अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 2 × 3। और अब हम करेंगे 20 का, 20 के क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 10, फिर हम इसको करेंगे 2, फिर आ जाएगा 5, फिर 5 × 5 आ जाएगा 1। ठीक है, तो आ जाएगा 2 × 2 × 5। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, एलसीएम का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाई यानी सबसे ज्यादा क्या कॉमन है, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है 2। क्या कॉमन है 2, तो हम एलसीएफ में क्या लिख देंगे 2, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस फैक्टर में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है 2, तो हमने 2 को लिख दिया। क्या है, तो हमने 2 को लिख दिया। अब 2 को लिखने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या है, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें जितना भी कॉमन है ना मल्टीप्लाई, वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा एचसीएफ निकला है, हमने एचसीएफ लिखेंगे। अब उसके बाद जो हमारी संख्याएं बची हुई हैं, हम जो कॉमन नहीं आई है हमें वो लिखनी होगी। जैसे अब बचा है 2, ठीक है, हमने 2 लिख दिया, 2 × 2, फिर लिखेंगे 5, 5 बचा है, उसके बाद क्या बचा है 3, और हम लिख देंगे 3। अब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। एलसीएम एचसीएफ हमारा, एचसीएफ हमारा आया 2 और एलसीएम आया हमारा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर तीसरे पे। उदाहरण नंबर तीसरा हमसे हमारा क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण नंबर तीसरा हमसे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, सबसे पहले किसका निकालना है 96 और 104 का, किसका 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर बाद में इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें एक हमें फॉर्मूले की यूज करना होगा। हमें एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, उसको अपने दिमाग में जहन में बिठा के रख लीजिए। इसका यूज हमें आगे भी पड़ेगा। संख्याओं का गुणा, जो संख्या हमें दे रखी है, जैसे संख्या मान लीजिए हमारी m और n है, इनका गुणा बराबर इनकी एचसीएफ एलसीएम बराबर होता है। यानी संख्याओं का गुणा इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब जो इनका एचसीएफ और एलसीएम आएगा वो संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। जब हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे और संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम भी निकल आएगा। आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 96 का फैक्टर करेंगे, 96 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से, तो आ जाएगा ये 4 8, फिर 2 से 2 4, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, अब
अब हम करेंगे 404 का फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से 2 0 2, फिर इससे 2 से तो 1 0 1। अब इसका फैक्टर अलग नहीं होगा, तो ये कैसी है, ये अभाज्य संख्या है, तो इसके ये इससे पूरी कटेगी तो आ जाएगी 1। तो इसके फैक्टर हम सबसे पहले लिखेंगे किसके, 69 के। 69 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हो जाएंगे 404 के, इसके आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी ये हमारे दोनों के फैक्टर आ गए। अब इसमें क्या क्या हमें निकालना है, एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालना हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी एचसीएफ हमारा क्या निकल आया 4। 4 जब एचसीएफ निकल आया, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम संख्या लिखेंगे 96 इंटू 404 बराबर क्या है, एचसीएफ हमारा क्या निकला 4 इंटू एलसीएम। एलसीएम हमारा निकल आएगा। ये 4 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर क्या, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हम इधर इसको कर रहे हैं, और इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएंगे डिवाइड में। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 69 इंटू 404 अपॉन 4। अब 4 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 101। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 96 96। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 9696, क्या आ जाएगा 9696, यानी 9696, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। तो हमें एलसीएम एचसीएफ की और नंबर्स की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब उदाहरण नंबर लास्ट क्या है हमारा, चौथा। संख्या 6 यानी 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 6 72 और 120। सबसे पहले लिखेंगे 6 के और फिर 72 के और फिर 120 के। सबसे पहले हम 6 का पेयर बनाएंगे। 6 के क्या है, 6 के 2 3 इंटू 3 1। तो हमारे लिख देंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे 72 का, किसका 72 का। अब 72 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले हम करेंगे 2 से 2, यानी आ जाएगा इधर 3, फिर आ जाएगा 6, फिर हम इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1, और फिर इधर आ जाएगा 8, फिर हम इसको 2 से करेंगे इधर आ जाएगा 9, और 3 से 3 इंटू 3 और आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसके फैक्टर में आया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब 72 के आगे अब हो जाएगा 120 के, 120 120 की फैक्टर क्या आएंगे, पहले सबसे पहले हम करेंगे 2 से 60, फिर हम करेंगे 2 से 30, फिर हम करेंगे 2 से 15, फिर हम 2 से करेंगे 3 से 5, फिर हम करेंगे 5 से 1। आ गया। अब इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले 2 सब में कॉमन है। अब उसके बाद सब में कॉमन है क्या 3, 3 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, यानी एच सी एफ बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। एच सी एफ हमारा क्या आ गया 6। अब एलसीएम हमारा क्या आएगा, अब इसमें से ये जो कॉमन है वो तो हम लिखे ही लेंगे एल सी एम। अब देखिए कॉमन हमारा क्या क्या है 6, तो तीनों नंबर में जो तीनों संख्याएं इनमें कॉमन है। अब उसके बाद इन दो नंबर में क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है तो हमने 2 और लिख लिया। फिर इसके बाद इसमें 2 और कॉमन है, फिर हमने 2 और एक बार ही लिख लिया। फिर इसके बाद इसमें 3 है और 5 है, ये कॉमन नहीं है तो हमने 3 और 5 वैसे के वैसे ही लिख लिया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, यानी 60 इंटू 6 60
इंटू 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 360। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम बराबर हमारा क्या आ जाएगा 360। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, या ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जो गलती लगी हो वो कमेंट में कीजिए। मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।